This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, अगर बीमारियों की बात करें और इनके इलाज की बात करें तो कई तर्ज़ इलाज जो हैं वो अपनाए जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं और अगर हम उसके अंदर बेहतरी ले आएँ तो उन बीमारियों में काफ़ी हद तक हम कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। उसके साथ साथ कई दफ़ा अद्वियात भी देने की ज़रूरत होती है, जो खाने वाली गोलियाँ, पीने वाले सिरप या लगने वाले इंजेक्शंस होते हैं, तो वो भी एक तरीका इलाज है। और तीसरा जो तरीका इलाज है वो होता है सर्जरी या जर्राही, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है वो सर्जरी की एक प्रॉब्लम है जो हम करेक्ट करते हैं। इसको हर्निया बड़े आम सी एक बीमारी है। हर्निया से लोगों को काफ़ी ऑलरेडी तारुफ़ है, तो उसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि हर्निया बुनियादी तौर पर होता क्या है, होता क्यों है, किन किन लोगों में ज़्यादा इम्कान है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं, और फिर हम इसके तरीक़ा इलाज की तरफ भी आएंगे। तो जिन एक्सपर्ट को आज हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं जनाब डॉक्टर अतीक सादिक साहब, कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी, एंड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आमिर, आपने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने की और आगाही देने के लिए, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। अच्छा सर, बुनियादी चीज़ से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो कि हर्निया होता क्या है। और आप मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी ओपीडी में अगर 100 मरीज़ आते हैं मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के साथ, किसी का अपेंडिक्स का मसला होगा, किसी को पित्ते की बीमारी होगी, किसी को और दीगर मसाइल होंगे, तो उसमें हर्निया के कितने पेशेंट 100 में से आपके पास आ जाते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल आपके कि ये होता क्या है, तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका देखें तो हर्निया बेसिकली लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है छेद, शिगाफ या सोजन। तो ये मेडिकल साइंस में इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि बॉडी कैविटीज़ के जो एज़ा हैं वो अपनी कैविटी से निकल कर किसी दूसरी कैविटी में या किसी दूसरी जगह आ जाएं, जिससे वो एक सोजन या एक उभार पैदा हो जाए। तो हर्निया एक पूरी क्लिनिकल एंटिटी है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, और इस तरह से ये हर्निया का मतलब ये होता है एक उभार पैदा हो जाना, पेट की दीवार में कमज़ोरी पैदा हो जाना और उसके बाद कंटेंट्स का बाहर आ जाना। यानी कि कुदरत ने जो निज़ाम दिया है उसके मुताबिक तमाम अज़ा अपनी अपनी जगह के ऊपर रहते हैं जी सारी ज़िंदगी जी। और उसको हमारे जो पेट ने और ऊपर जेल्द है, पट्टे हैं उसके अंदर, उन्होंने कवर किया हुआ है। वो जो एहसन तकवीम का जिक्र किया गया ना, तो वो यही एहसन तकवीम है एग्जैक्टली कि चेस्ट के ऑर्गन्स चेस्ट में रहते हैं, एब्डामिन के ऑर्गन ऐसा नहीं होता कि फेफड़े नीचे पेट में चले जाएं या गुर्दे उठ के तो ऊपर छाती में चले जाएं। एब्डामिनल के ऑर्गन्स का ऊपर चेस्ट में चले जाना या पेट की दीवार से बाहर आ जाना, या आते जैसा हमारी हैं वो पेट के निचले हिस्से में होती हैं तो वो भी बाहर आ जाती हैं। और शिगाफ से मुराद ये है कि हमारी जो पेट की जगह है या नीचे वाले जो जगह है वहाँ पर अगर कुछ पेट की जगह या जहाँ राने पेट के साथ मिल रही है, ये वाला पार्ट जो होता है। अच्छा, वो जो ग्रोइन जिसको कहते हैं, जो आम जबान में एक लाइन भी बनी होती है, लाइन बनी पेट के और रानों के दरमियान में एक लाइन, दोनों साइडों पे लाइन बनी होती है, उस जगह पे भी वीकनेस हो सकती है। ये पोटेंशियल वीकनेस पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके साथ जब यानी कि खदशा होता है कि यहाँ पे हर्निया बन सकती है और वहाँ से फिर जो अंदरूनी अज़ाएं वो बाहर निकलना शुरू उसको हम हर्निया कहते हैं। जी एग्जैक्टली। तो सर 100 मरीज़ों में से कितने मरीज़ आप हर्निया के देख लेते हैं? मैं जिस सेटअप में काम करता हूँ वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, तो आप कहें कि 20% ख़वातीन को ये प्रॉब्लम लाहक होता है। इसी तरह जिन ओपीडीज़ में मर्द ज़्यादा हैं तो मर्दों में भी ख़ास तौर पे ये ग्रोइन हर्निया जो है ये बहुत कॉमन है। अच्छा सर, अब हम इसकी टाइप्स की अगर बात करें, जिससे हर बीमारी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस लें तो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, ये तमाम उसकी इकसाम है। तो हर्निया एक जैसा ही हर्निया आता है या इसकी हमने क्लिनिकली मुख्तलिफ अकसाम में डिवाइड किया हुआ है? देखिए डॉक्टर, अब टेक्निकली देखें तो बहुत क्लासिफिकेशन है हर्निया की, यानी वन ऑफ द जिस पर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत काम हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस भी हुई हैं। सो मच सो कि हर्निया का जो होल है, जिस डिफेक्ट से चीज़ें बाहर आती हैं उसके साइज़ के मुताबिक भी क्लासिफिकेशंस, मगर वो ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि ये आम पब्लिक के समझने के लिए हम नौ मौलूद बच्चे में मौजूद हर्निया से लेकर
एक 100 साल के बुज़ुर्ग में हर्निया तक ये सारे हर्निया हो सकते हैं। उसमें कॉमनली ये होता है कि ख़वातीन में जैसे नाफ का हर्निया, ज़ेर नाफ या नाफ के ऊपर वाले हर्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं। मेल्स में या मर्दों में ये ग्रोइन वाले हर्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं। और इसके अलावा इंटरनल हर्नियाज भी होते हैं, मगर वो हमारा आज मौजूद बहस नहीं है। तो मौजूद बहस ये है कि जो जिस्म से बाहर की तरफ कोई उभार या सोजन नज़र आती है जो कि हर्निया है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये इनको वेंट्रल हर्नियाज या ग्रोइन हर्नियाज कहते हैं। राइट सर। अच्छा, अब ये डेवलप किस तरह हो जाता है सर कि एक अच्छा वाला बंदा है और क्या ऐसी चेंजेस वाक़या होती हैं उसके ये जो पट्टे हैं, उसके जो एब्डोमिनल वॉल है कि या नीचे वाली अगर आप देखें तो वो ग्राइन वाले रीजन में कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर शिगाफ पड़ना शुरू होता है और वो फिर जो उनके अंदर पिछली साइड के ऊपर जो अज़ा हैं, चाहे वो आंतें हों चाहे और चीज़ें हों, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो होता कैसे है, ये क्यों हो जाता है? देखिए, बुनियादी तौर पे 2 अमल कार फरमा होते हैं। एक जो आपकी वॉल है, एब्डोमिनल वॉल है, उसकी वीकनेस। अच्छा, कमज़ोर हो जाती है वो। दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर का ज़्यादा होना। अब वीकनेस की 2 वजूहत हो सकती हैं। या तो पैदाइशी तौर पे वीक दीवार जो है वो कमज़ोर है। दूसरी उम्र, वक्त के साथ साथ पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं। या किसी कदर आप कह लें कि मल्टी पैरिटी, ज़्यादा ख़वातीन जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनकी वीक वाल ज़रा वीक हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है ना एब्डोमिनल, मगर वो चूँकि ग्रेजुअल स्ट्रेच होता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया उस तरह से। सो दूसरा फैक्टर जो हर्निया प्रोड्यूस करने में कार फरमा है वो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। यानी वो इंक्रीज़ किस तरह करता है? जब आपको मुसलसल खांसी होती है, जब लोगों को मुसलसल कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत होती है, तो जब ज़ोर लगा रहे होते हैं। बाज़ बुज़ुर्ग जिनके प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, जिनको छोटा पेशाब करने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। बाज़ वर्कर्स जिनका काम बोझ उठाना होता है, बोरियां उठाना, और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। तो 2 चीज़ें बनी हो गई। एक वो वॉल की वीकनेस जो इधर या तो पोटेंशली मौजूद है या वक्त के साथ साथ पट्टे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ के इन 4-5 फैक्टर्स जो कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज़ कर देते हैं और फिर उस पोटेंशियल स्पॉट से वो कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जिस तरह एक टायर घिस जाता है तो वीक हो जाता है, तो अंदर जो ट्यूब का प्रेशर होता है बाज़ जगह टायर के किसी कमज़ोर मकाम पे एक गोला सा बना देता है, वो फूल कर बाहर आ जाता है। मोटर बाइक्स में तो आमतौर पर ट्यूब्स होते हैं, गाड़ियों में तो चले ट्यूबलेस टायर होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मैंने ज़ाती तौर पर खुद भी देखा है पंक्चर शॉप के ऊपर। इसको हर्निया की एक छोटी सी मिसाल, बहुत ही मिसाल जिसे कहते हैं दरिया को अपने कूजे में बंद कर दिया है। जी नाज़रीन, ये आपने भी देखा होगा कि जिस तरह मोटरसाइकिल की ट्यूब अगर टायर कमज़ोर हो तो देखें उसके अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर हवा का प्रेशर तो उतना ही है, और अगर टायर किसी जगह से उसमें शिगाफ पड़ गया है, वीक हो गया, तो वहाँ से वो ट्यूब बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो सादा तरीन अल्फाज में डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी है और मेरा ख्याल है कि अब हर्निया को समझना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा सर, आपके क्लिनिकल, आपका माशाल्लाह बहुत दहाइयों पे मुहित आपका सर्जिकल एक्सपीरियंस है, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या है कि कौन सा एज ग्रुप और कौन सी जेंडर, मर्द ख़वातीन में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है या बड़ों में होता है, वो भी सर बताइएगा कि किस में रिस्क ज़्यादा हो जाता है? शायद मैंने पहले जिक्र किया कि 9 मौलूद से लेकर 100 साल के बुज़ुर्ग तक। अच्छा, पैदाइशी बच्चे में तो पैदाइशी ही होगा ना सर? नेक नुक्स रह जाते हैं, प्रॉपर वो नहीं, क्लोजर नहीं होता कुछ होल्स का। बच्चा बाज़ दफ़ा पैदा ही हर्निया के साथ होता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। लेकिन ये प्रोपोर्शन तो कम होगी ना सर? कम है, मगर इंसिडेंस मौजूद होता है। ओके। और दूसरा जो है वो किसी भी एज ग्रुप में एक्वायर्ड हर्निया की बात कर रहा हूँ, जो पहले नॉर्मल है बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रहा है और टीनेज में भी नॉर्मल है, लेकिन बाद में चल के कुछ मसले बाद में वही 2 फैक्टर कार फरमा हुए और किसी स्टेज पे उसको हर्निया हो। तो इसमें मोटापा भी सर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कुछ? किसी हद तक ज़रूर होता है मोटापा से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मोटापे के पेशेंट का अगर अल्ट्रासाउंड करवाएं ना तो लिवर के बारे में एक चीज़ लिखी होती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर या फैटी लिवर। जिगर पे ये वो फैट होती है जो जिगर में जमा हो जाती है। एक्चुअली फ़ैट सिर्फ जिगर में जमा नहीं होती, हर जगह ही जमा होती है।
और जब वो फैट एब्डोमिनल वॉल के अंदर जमा होती है ना, तो फैट आपको पता है एक नरम चीज़ है, तो वो पोटेंशियल स्पॉट्स बन जाते हैं और उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो वॉल के अंदर जब प्रोट्रूड कर जाती है ना फैट, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल स्पॉट बन जाती है बाद में, वहाँ से हर्निया का रिस्क बढ़ जाता है। तो मोटापा जैसे एक फैक्टर है बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने ओबेसिटी पे एक पाकिस्तान के मशहूर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे नॉलेज में लाए थे। वो ये कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में और बड़े सगीर के लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा है। गोरों में तो ये होता है ना कि अगर एक्स्ट्रा चर्बी है ना तो वो जिल्द के नीचे जमा हो जाती है। उनके बाजू भी आप देखें, टांगे देखें, थाइस देखें, वो ज़रा फ्लफ़ी से होते हैं, चर्बी उसके अंदर जमा होती है, पेट में कम होती है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ पेट के अंदर चर्बी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि जो कुदरत ने निज़ाम दिया था उसमें तो पेट के अंदर चर्बी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन हमारी अपनी लाइफस्टाइल, तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से, खाना ज़्यादा, बसियार खोरी, फिर फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, मल्टीपल वजूहात होती हैं मोटापे की। तो वो जो चर्बी पेट के अंदर जमा होती है वो भी तो सर प्रेशर फिर बढ़ाना शुरू कर देती होगी ना पेट के अंदर। डॉक्टर आमिर, जो चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है ना प्रेशर, उनके साथ तो बॉडी एडजस्ट कर जाती है। ओके। लेकिन जैसे सपोज आपको अचानक मुसलसल खांसी शुरू हो गई, अब एक बर्स्ट ऑफ कफ आता है, तो आपका पेट इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह वॉशरूम में आप जोर लगा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, वेट उठा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो ये ज़्यादा पोटेंशियली उसकी वजह कांस्टेंट, ये जो आपने जिक्र किया वो तो चलो एक दफ़ा होगा तो ग्रेजुअली हो रहा है, मगर ये जो कांस्टेंट थ्रेट्स हैं ना, इनकी वजह से वीकनेस ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा सर, किसी भी बीमारी में बीइंग ए डॉक्टर माई सेल्फ एज वेल, हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो सिम्टम, जो तकलीफ़ मरीज़ को हो रही है वो आकर ख़ुद बताता है, जी मेरे पेट में दर्द है, मुझे फ़लाँ जगह पे जलन हो रही है, ये तो सिम्टम्स हो गए। और कुछ साइंस होते हैं जो हमने देखने होते हैं उस मर्ज़ से मुतल्लिक। हर्निया के केस में मरीज़ क्या शिकायत आपके पास लेकर आता है और आप उसके मुआयने के दौरान क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं? मरीज़ के अंदर एक सूजन का ज़ाहिर होना, जिन एरियाज़ का हमने ज़िक्र किया, नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, पहले ऑपरेशन वाली जगह, कोई पहले ऑपरेशन हुआ है तो, या ग्रोइन, या जो ये टांगों का और पेट का जंक्शन है, वहाँ पे किसी सूजन का अपीयर हो जाना, गोला सा बन जाता है जब ज़ोर लगाते हैं, और फिर जब लेटते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो या तो ये एज सच गोला नोट किया जाता है या सूजन नोट की जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हल्का सा दर्द होता है, वहाँ पे खिंचाव पड़ता है, क्योंकि एब्डोमिनल कंटेंट्स उसमें आ रहे होते हैं, तो एक खिंचाव की कैफियत होती है। बंदा हाथ लगाता है तब महसूस होता है कि यार ये तो कोई गोला या कोई वो सूजन है। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से अमूमन मरीज़ कॉन्शियस हो जाता है और अप्रोच करता है। बाज़ लोग फिर इसको डिले करते रहते हैं, नहीं आते किसी मेडिकल फैसिलिटी में। उनका ये होता है कि फिर ये जो गोला बनता है और लेटने से और रिलैक्स, पेट को रिलैक्स करने से वापस चला जाता है, ये फिर यहाँ आके फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो जो इंटेस्टाइन्स की कंटिन्यूटी, आंतों में जो गुजरगाह है और उसकी जो रवानी है वो मुतासर होती है, मतलब बंदिश हो जाती है, बंदिश हो जाती है, बंदिश हो जाती है, तो पखाना, हवा रुक जाती है, वो कॉन्स्टिपेशन बड़ी एक्यूट एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, हवा भी रुक जाती है, बड़ा पखाना भी रुक जाता है, पेट फूल जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ये एक एमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। फिर एक और प्रेजेंटेशन ये हो सकती है उसकी कि वो गोला बाहर आया, अब वापस नहीं जा रहा, रुक गया है, अब ऑब्स्ट्रक्शन वाले फीचर्स भी नहीं है जो हमने पहले बताए, मगर क्या हुआ कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है इन तड़ियों की जो बाहर आ चुकी हैं और फंस चुकी हैं, उनकी वो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। प्रॉपर जब खून नहीं आता, टिश्यू डेड हो सकता है, वहाँ पर टिश्यू डेड हो जाता है, जिसको स्ट्रैंगुलेशन काफ़ी ख़तरनाक। तो वो एक सादा सी सूजन जो अपीयर हुई थी, जो लेटने से ठीक हो जाती थी, जिसका एक सादा सा इलाज भी था, अब एक जानलेवा और सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में बदल गई है। तो इससे साबित ये हुआ कि शुरू में जो अलामात हैं वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती मरीज़ को, और मरीज़ कहता है चलें थोड़ी सी सूजन सुबह के टाइम होती है या जब मैं खड़ा होता हूँ तो होती है, रात को ठीक हो जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसी तरह चल रहे रखते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो शिगाफ बड़ा होता जाएगा ना सर, और वो फिर जिस आपने फरमाया कि वो उसमें फिर वो जो अज़ाब बाहर आ रहे हैं
वो फंस भी सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। आंतों के मामले में वो मुकम्मल बंद भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पखाना आना बंद हो जाएगा। तो वो फिर इमरजेंसी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपको फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो साबित ये हुआ कि अगर इस तरह के लम्हात शुरू में ही आ जाए हाँ। तो एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि इमरजेंसी सर्जरी के अपने रिजल्ट्स हैं, इलेक्टिव सर्जरी के अपने रिजल्ट्स हैं। एग्जैक्टली ज़रा सीरियस हो जाता है। इलेक्टिव में तो ये कि आप प्लान करके कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा इजी है। इमरजेंसी में तो फिर दौड़ें लगती हैं जी मरीज़ की भी, और एक घर में अच्छी खासी स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो जाती है। अच्छा सर, आपने बात की थी कि कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे हैं जी। अब हमारे यहाँ पर रिक्शा चलाने वाले भी हैं, हमारे यहाँ पर पत्थर कूटने वाले भी लोग हैं, ईंटों के भट्टे पे काम करने वाले लोग भी हैं, जिनका बॉडी का पोस्चर शायद ऐसा होता है कि जिसकी वजह से शायद रिस्क बढ़ जाता है आम बंदे की निस्बत। वो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें हर्निया का रिस्क बढ़ जाता है? देखिए, अगेन हम रेफ़र करेंगे इसकी दो बुनियादी जो वजूहात हैं उनकी तरफ। वजूहात क्या थी? एक वाल की वीकनेस, दूसरा प्रेशर का बढ़ जाना। अब प्रेशर बढ़ने वाले अवामिल क्या हो सकते हैं प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो वज़न उठाने वाले लोग, मज़दूर, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, बोरियां उठाने वाले, और कोई भी ज़ोर आवर काम करने वाले लोग जो हैं। लेकिन इसमें वो सीडेंट्री जॉब वालों को भी आप निकालें नहीं, उनको भी इसलिए शामिल रखें कि एक शख्स है जो सुबह 8 बजे 6 से 8 घंटे मुसलसल बैठ के काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी नहीं है, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो रहा है, ऑफिस में बैठ के अगर सिगरेट पी रहा है तो खांसी का शिकार हो रहा है, और एडवांसिंग एज है तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मिल के क्या करेंगे कि उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएंगे। तो हालांकि वो वेट नहीं उठा रहा मगर पोटेंशियली एट रिस्क है। तो ये प्रोफेशंस जो हैं ये हैं जो बायस बनते अच्छा, हैं। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि मुशक्क़त वाला काम से ही हर्निया का रिस्क बढ़े। जी, ऐसा काम कि जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें। देखिए ऑफिस में तो सर फिर भी थोड़ा बहुत इंसान चल फिर लेता है, वॉशरूम चला गया। जी। अब राजा बाज़ार में अगर आप जाएं तो वहाँ पर के जो दुकानदार हैं वो गले के ऊपर बैठे होते हैं और सारा दिन एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो वो भी रिस्क के ऊपर है, उनमें भी हो सकता है। वो ओबेसिटी काज करेगा और बाकी कॉन्स्टिपेशन और कफ और बाकी चीज़ें करेगा, तो सारे मिल के प्रेसिपिटेट कर देंगे हर्निया डेवलपमेंट। अच्छा सर, ऐसे मरीज़ जब आपके पास आते हैं क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आपके पास आते हैं तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम क्या क्या टेस्ट वगैरह करते हैं, या कुछ स्कैन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, क्या करते हैं हम उसको? डॉक्टर आमिर, ये लकीली चंद ऐसी कंडीशंस में से एक है हर्निया जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कीमती और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट की ज़रूरत नहीं हम होती। चेक कर लेते हैं। अमूमन ये अपेंडिक्स में आप देखें, अपेंडिक्स क्लिनिकल उसका डायग्नोसिस होता है, उसी तरह इसका भी डायग्नोसिस के मरीज़ की हिस्ट्री जो वो अलामात बता रहा है प्लस उसका जो आपने उसका मुआयना किया उसी से डायग्नोज हो रहा है, लंबे चौड़े टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इलाज की तरफ आते हैं सर, जो लोगों के लिए शायद बड़े इंटरेस्ट की बात होगी, इसका इलाज क्या है। तो इलाज में जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कुछ तो हम तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ बताते हैं, जैसा शुगर के मरीज़ों में, हार्ट के पेशेंट्स में, मोटापे का शिकार लोगों को हम लाइफस्टाइल के ऊपर भी बड़ा ज़्यादा हम एम्फसाइज़ करते हैं कि अपने तर्ज़ ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ लाएं ताकि आपकी बीमारी बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सके। एक तो इसमें कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो मरीज़ को अडॉप्ट करने पड़ते हैं जिससे हर्निया के इलाज में बेहतरी हो। दूसरा, कोई खाने वाली अद्वियात भी दी जाती हैं। ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये इसका ताल्लुक तो अब हर्निया तो डेवलप हो गया, अब उसकी सर्जरी करनी है, उस सर्जरी के बाद फिर ये लाइफस्टाइल चेंजेस लानी चाहिए, वो मैं आगे चल के हम बात कर लेंगे। दूसरा, आपने दवाइयों का जिक्र किया, तो इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। इब्न इंशा ने पहले ही बहुत पहले वार कर दिया था आप कूच करो कि भाई ये अगर एक कपड़ा फट जाए, दीवार में शगाफ आ जाए, दरार पड़ जाए, तो हम उस पर ना तावीज़ गंडा करेंगे, ना दुआएं करेंगे, ना दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। तो सर्जरी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट, तो साबित ये हुआ कि हर्निया के मरीज़ की बर वक्त सर्जरी ही ज़रूरी है, ही इलाज है उसका, वही इलाज है उसका। अच्छा, सर्जरी में करते क्या हैं सर हम मरीज़ के साथ?
सर्जरी में देखें, जैसे मैंने कहा, आपने एक तो बुनियादी तौर पर उस शगाफ, उस खला, उस दरार को पुर करना है, उसको सीना है, रफूगरी करनी है उसकी, उस चाक की, ठीक है। लेकिन चूंकि चाक जिस चीज़ का आप लगा रहे हैं वो पहले से ही कमज़ोर है, तो आपने उसको रीइंफोर्स करने के लिए उसके ऊपर पैबंदकारी भी करनी है, उसके ऊपर कोई पैच लगाना है। जिस तरह ख़वातीन के ड्रेसेस में वो पैच वर्क नहीं होता, इस तरह का एक पैच भी आप लगाना है ताकि आप पेट की दीवार रीइंफोर्स हो जाए, मजबूत हो जाए, उस जगह से दोबारा हर्निया ना बन सके। तो ये है उसका इलाज, एक उसका रिपेयर और एक उसके ऊपर पैच लगाना। और पैच जो होता है वो अमूमन एक पॉलीप्रोपाइलीन या उसका बना हुआ मटेरियल का होता है, सिंथेटिक मटेरियल का, एक नफीस बारीक जाली होती है, वो उस साइज़ के मुताबिक उस होल के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे वो पेट की दीवार मजबूत हो जाती है और वहाँ पे दोबारा हर्निया होने का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जी नाज़रीन, अब हम तरीक़ा इलाज की तरफ बात कर रहे हैं और वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। वक्फे से आने के बाद हम डॉक्टर अतीक सादिक से मैश के बारे में भी ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस तरह के पैचेस जो हैं वो लगाकर उसको दीवार को बहुत मजबूत कर दिया जाता है और हर्निया का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। आप सब जिक्र कर रहे थे कि वो जो शगाफ पड़ा हुआ है हमारे जो पेट की दीवार है उसको हम सीते हैं ताकि वो शगाफ को बंद किया जा सके और उसके ऊपर एक मैश भी लगा दिया जा सकता है। तो चूँकि इंसानी जिस्म है, टायर की जो मिसाल दी गई थी कि अगर टायर में शगाफ आ जाए तो ट्यूब बाहर निकल आती है और वाज़े तौर पे वो उभरी हुई महसूस होती है, तो उसमें तो हम टायर चेंज करते हैं, ट्यूब बेशक वही रखें तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इंसानी जिस्म के साथ तो इस तरह नहीं हो सकता। आपने उसी शगाफ को आपने रिपेयर करना है। उसका एक तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि उसको टांके लगाकर मसल्स को, उस शगाफ को हम बंद कर देते हैं और उसको मज़ीद क़ुव्वत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए ऊपर मैश भी लगाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैश लगाते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है? चमड़ा होता है, क्या चीज़ होती है, प्लास्टिक होता है, क्या होता है? सिंथेटिक मटेरियल होता है, मसनूई मटेरियल होता है जी, पॉलीप्रोपाइलीन इसको बोलते हैं, जिसके सूचर्स भी हम लगाते होते हैं। और ये ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे बॉडी का रिएक्शन मिनिमम होता है, यानी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है उसका, और लगाने के बाद पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है, प्लास्टर हो जाता है और बिल्कुल जैसे कंक्रीट होता है ऐसे इतनी स्ट्रेंथ दे देता है ये। तो ये मटेरियल होता है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बल्कि यही ट्रीटमेंट है हर्निया सर्जरी का। और इसके बगैर ट्रीटमेंट जो सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो कोई भी हर्निया जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आजकल हम मैश ज़रूर लगाते हैं। तो सर जिस तरह कोई ज़ख़म लग जाए तो हम जो मरहम पट्टी करते हैं ज़ख़म के साइज़ के हिसाब से करते हैं ना, छोटा सा कट है तो छोटा सा उसके ऊपर हम गॉज़ लगाएंगे, बड़ा है तो ज़्यादा बड़ी करेंगे। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड साइज़ का मैश लगाया जाता है या उसके शगाफ का साइज़ देखते हुए हम उसको काट के छोटा करके फिर फिट करते हैं? बहुत अच्छा और टेक्निकल सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रिंसिपल ये है कि जितना शगाफ है ना और जितना ये आपने उसको पुर किया है उसके 5 सेंटीमीटर अराउंड तक का एरिया कवर होना, थोड़ा सा बाहर तक ले जाएं उसको। ये लेकिन कोई वो हतमी राय नहीं है। अगर आप देखते हैं कि पूरी पेट की दीवार वीक है तो आप बड़ा मैश भी लगा सकते हैं, 2 मैश, डिपेंडिंग अपॉन 2 मैश भी, एग्जैक्टली। तो डिपेंडिंग अपॉन के वाल की कंडीशन कैसी है, डिफेक्ट कैसा था, कहीं और बनने का रिस्क तो नहीं है फ्यूचर में, तो वो एरिया रिकवर हो सकता है तो हम बड़ा मैश भी लगा सकते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर लोग, ज़ाहिर बात है, जो लोगों के माशी हालात हैं बड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जहाँ पता नहीं कितना एक महंगा इलाज होगा, तो मैश आमतौर पर इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं होता है, अफोर्डेबल ही होता है ना? बिल्कुल अफोर्डेबल, हज़ारों में ही होती है प्राइस, कोई बहुत महंगा नहीं होता, बहुत महंगा तो नहीं। की हम बात करें तो लाखों में जाते हैं जी, बहुत महंगा नहीं होता। लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव और इस तनाजुर में अगर देखें कि अगर मैश कास्ट की वजह से छोड़ रहे हैं और उसके बगैर ऑपरेशन करवा रहे हैं तो 6 महीने बाद आपको दोबारा हो जाता है और दोबारा उस पूरे ऑपरेशन की कास्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह बेहतर नहीं है कि 4-5 हज़ार 6 हज़ार मुकम्मल और पायदार हल हो जाए उस मसले का। फिर ये है कि दोबारा रिस्क तो नहीं होता है सर उस जगह के ऊपर? जिधर मैश लगा होता उधर तो रिस्क, उधर कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, अगर बाकी वाल की वीकनेस है कहीं और तो ऑब्वियसली वहाँ तो आमतौर पर सर जो पेशेंट की सर्जरी होती है, अब तो सर्जिकल टेक्निक्स माशाल्लाह इतनी एडवांस्ड हो गई हुई हैं कि पिछली सदी में तो सारी सर्जरियाँ, इवन अपेंडिक्स और पित्ते का ऑपरेशन भी
पूरा पेट खोल के हम किया करते थे, और अब लेप्रोस्कोपिक कैमरे, जिसे लोग ज़्यादातर कहते हैं कि कैमरे वाला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आ गई हुई है। तो हर्निया के केस में ये खोल के ऑपरेशन किया जाता है या लेप्रोस्कोपिकली भी हम उसको कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर आमिर, पिछली सदी में सर्जरी के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम था ओगिल्वी, सर विलियम ओगिल्वी। तो उनका कहना था कि देयर कैन बी 100 सर्जन्स टू whom I can offer my gallbladder to be removed, but there will be only one to whom I will expose my inguinal canal, जिधर हर्निया बनता है। तो इसका मफहूम ये है कि गाल ब्लैडर या दूसरी सर्जरी निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी पेचीदा नहीं होती, लेकिन जो हर्निया सर्जरी है इसलिए इसकी लेयर्स ऐसी होती हैं, एनाटमी या साख्त ऐसी होती है, यानी कि तहें होती हैं, मसल तहें होती हैं, और उन तहों की आइडेंटिफिकेशन करके करके उनके बीच में या उनके ऊपर मैश रखना, ये एक टेक्निकल जॉब है। और सबसे पहले तो इलाज में ना आपने इस डिज़ीज़ का कोई एक्सपर्ट मुस्तनद सर्जन चूज़ करना है, और उसके बाद जैसे आपने कहा तो टेक्निक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक ओपन टेक्निक है, एक लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है। सिंपल हर्नियस के लिए लेप्रोस्कोपी अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं बना, क्योंकि आपने ज़्यादा रिपेयर करनी है ना, तो वो कैमरा तो थोड़ी सी जगह आपको वो जितना ओपन टेक्निक से आप जितना अच्छा कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर रिकरेंट हर्नियास हैं और बायलेटरल हर्नियास हैं तो उस सूरत में आप पेट के अंदर से जाके लेप्रोस्कोपिकली वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, उससे कर सकते हैं। इट मीन्स कि केस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट कितनी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कैमरे की मदद से करना है या ओपन सर्जरी करनी है, के लिए बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली। सर आमतौर पर सर्जरी का टाइम कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है? मतलब एक पेशेंट आता है, मुझे रफली 1 घंटे से 2 घंटे के दरमियान प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और आपने ऑपरेशन कर दिया 1 से 2 घंटे में, उसके बाद मरीज़ को कितना हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना होता है और घर का पेशेंट को छुट्टी मिल सकती है घर जाने के लिए? डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये डे केयर सर्जरी के तौर पे भी होता है, यानी कि आज सर्जरी करवाई शाम को घर भेज सकते हैं। मगर हमारे यहाँ चूँकि उस तरह कम्युनिटी नर्सिंग इतनी डेवलप नहीं है, तो हम मॉनिटरिंग के लिए हम रख लेते हैं एक रात, कम से कम एक रात रखना, और बेहतर भी है सर वो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर को डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो वो भी मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो पेशेंट सर इसमें बैक टू नॉर्मल, मतलब घर चल के कितना रेस्ट करना होता है, मतलब अपनी रूटीन लाइफ में अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर सकता है, वो कितने दिनों में पेशेंट बिल्कुल इस काबिल हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया? और वो जनाब देखिए, बिल्कुल नॉर्मल होने का मतलब ये है कि टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ वापस आना, उसमें तो टाइम लग जाता है, लेकिन अदरवाइज़ नॉर्मल विद इन डेज हो जाता है, बंदा रिज्यूम कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़। अच्छा, एहतियाती तदाबीर सर क्या? पेशेंट ऑपरेट करवा कर आपने घर भेज दिया, कोई उसको हिदायतनामा भी देते हैं कि जनाब आपने ये करना है, ये नहीं करना इतने दिन के लिए, वो क्या होता है? एग्जैक्टली, वो बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें, एक बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ऑपरेशन, एक डिज़ीज़ जिसके मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन कारगर नहीं है। इसलिए अ डिजीज़ व्हिच हैज़ मेनी क्योर्स इज इन फैक्ट क्योरलेस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक सक्सेस रेट डिफरेंट हो जाता है, इलाज मुश्किल है उसका। तो इसलिए हो जाता है कि ये वाले जो आपने सवाल किया कि लोग उन चीज़ों पे, उस हिदायतनामे पे अमल नहीं करते, और जैसे काज करने वाली हर्निया काज करने वाली कंडीशंस हैं उनको प्रिवेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्रॉनिक कफ नहीं होनी चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, मुसलसल कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, वज़न उठाने वाले कामों से परहेज़ करें, वॉक जारी रखें, फाइबर डाइट लें, पानी की मिकदार मुनासिब रखें, वॉक करें। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के उसकी दोबारा होने से रोकते हैं इसको। अच्छा, इसका मतलब है कि कम्प्लीटली उसकी काउंसिल करके उसको एक गाइडलाइन दी जाती है कि जनाब आपने ये एहतियातें इसमें करनी है। अच्छा सर, किसी ज़माने में, अब मुझे नहीं एग्जैक्ट इस वक्त आप बता सकते हैं, इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि ट्रस भी आते होते थे जो एक चमड़े की बेल्ट के साथ एक मेटल का एक वो पीस लगा होता था, जहाँ से जो जगह फूलती थी तो उसको प्रेशर से बांध देते थे ताकि वो बाहर ना चीज़ निकले। वो अब भी यूज़ हो रहे हैं या ख़त्म हो गया? वो उसकी जगह एब्डोमिनल बेल्ट्स आ गई हैं। अच्छा, बेल्ट्स आ गई, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनमें सर्जरी किसी वजह से बहुत रिस्की है।
एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है, शुगर कॉम्प्लिकेशन uncontrolled है, रेट ज़्यादा है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन ज़्यादा हैं, ओके, टर्मिनली इल पेशेंट है, आप सर्जरी नहीं करना चाहते या सर्जरी रिस्की है, तो उसमें यह है कि उसकी जो तकलीफ़ है, जो बाहर बल्ज, जो गोला बाहर लटक रहा है, उसके ऊपर बेल्ट बांध के उसको थोड़ी सी सपोर्ट दे सकते हैं आप। ये उसका कोई हाल ट्रीटमेंट नहीं है, मगर तकलीफ़ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। राइट सर। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू, बड़ी मुफीद मालूमात आपने शेयर की, और हर्निया आई एम श्योर के काफ़ी मरीज़ ऐसे भी होंगे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे और हर्निया की शिकायत उनको होगी, तो उनके लिए टेक होम मैसेज आप सर क्या देना चाहेंगे प्लीज़? अपने आप पे तवज्जो दें और अपना मुआयना ख़ुद करें। अगर आप महसूस करते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से में कोई ऐसी सोजन नमूदार हो गया, गिल्टी नमूदार हो गया, जो आप खड़े होते हैं या ज़ोर लगाते हैं या ज़ोर आवर काम करते हैं तो वो बाहर आ जाती है, और आप लेटते हैं तो वो अंदर चली जाती है पेट में, तो ये हर्निया है। तो इसके लिए फ़ौरन कंसल्ट करें किसी स्पेशलिस्ट के साथ और इसका बर वक्त इलाज करा लें, क्योंकि जैसे ही अर्ली फेज़ में ये इलाज ज़्यादा आसान और ज़्यादा मौसर हो सकता है। और अगर ये बढ़ जाए तकलीफ़, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया, वो गोला बाहर आके फंस सकता है, उसकी स्ट्रैंगुलेशन या ख़राब हो सकता है, ब्लड सप्लाई ख़राब हो सकती है, तो वो एक एमरजेंसी बन जाएगी और एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर एक जानलेवा प्रोसीजर में बदल सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, कॉन्स्टिपेशन, कफ, वेट लिफ्टिंग वगैरह, ये जो अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं इनको अवॉइड किया जाए। तो ये है टेक होम मैसेज। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अतीक सादिक का तहे दिल से मशहूर हूँ सर आपका, कि हर्निया के ऊपर इतनी मुफीद मालूमात, इतने सादा फहम अल्फाज में, इतनी अच्छी मिसालों के साथ आपके साथ शेयर की। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.